हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे दहेज मृत्यु किसे कहते हैं, यानी कि दहेज मृत्यु क्या है और किसी दहेज मृत्यु अगर किसी की होती है तो उसको साबित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी दहेज मृत्यु को साबित करना है तो क्या ज़रूरी चीज़ें होंगी, तो आइए समझते हैं। और इसके साथ ही हम समझेंगे कि दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणाएँ यानी कि प्रिजम्पशन के बारे में समझेंगे कि यदि किसी महिला की डेथ होती है और वो किसी दहेज मृत्यु के कारण से होती है तो उस कारण से कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगा और वो प्रिजम्पशन किस प्रकार के होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दहेज मृत्यु आईपीसी का सेक्शन 304 बी है जो दहेज मृत्यु के बारे में बताता है कि दहेज मृत्यु क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक ऊपर से कि दहेज मृत्यु क्या है। ऐसी डेथ यानी कि जिस मृत्यु के पीछे कारण दहेज होता है तो उस मृत्यु को हम दहेज मृत्यु कहेंगे। डेफिनेशन अलग है लेकिन एक तरह से जो लाइन दी है, एक टाइटल दिया है, उसके अनुसार मैं बता देता हूँ कि किसी डेथ अगर किसी महिला की होती है और उस मृत्यु के पीछे जो कारण है वो दहेज है तो उसी को दहेज मृत्यु कहते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि दहेज मृत्यु क्या है। ठीक है, तो आईपीसी का सेक्शन 304 बी, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह मतलब होता है आग, आगी, ठीक है, और या फिर शारीरिक क्षति यानी कि शरीर में कोई चोट लगने के कारण हो जाती है, क्या फांसी लगा ली या फिर हाथ की नस काट ली, तो ये हो गया शारीरिक क्षति। दाह मतलब जलकर हुई है उसकी डेथ द्वारा की जाती है, यानी कि किसी स्त्री की मृत्यु हो रही है और वो किस कारण से हो रही है, या फिर जलकर हो रही है या फिर शरीर में किसी चोट के कारण से हो रही है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों यानी कि सामान्य परिस्थितियों की अन्यथा हो जाती है। अब सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा मतलब यानी कि सीधा अननेचुरल तरीके से होती है। किसी भी स्त्री की डेथ होती है तो वो डेथ या तो जलकर हुई है या फिर उसमें शरीर में किसी प्रकार की चोट लगने से हुई है, या फिर उसकी मृत्यु विवाह हो जाने के 7 साल के अंदर अननेचुरल तरीके से हुई है। अननेचुरल तरीका का क्या मतलब है? अननेचुरल तरीके का मतलब हुआ किसी लेडीज़ की यानी किसी स्त्री की डेथ तो हुई है लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है वो अननेचुरल है। भाई उसके घर में, ससुराल में वो एक पंखे से टंगी हुई मिली या फिर उसने अपनी नस काट ली, हाथ काट लिया, तो ये क्या है? एक नेचुरल डेथ साबित नहीं हो रहा है यहाँ से। नेचुरल क्या हुआ था? नेचुरल मतलब है कि किसी भी महिला की अगर कोई बीमार पड़ी थी तो उस कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो एक नेचुरल तरीके से हो सकती है डेथ। लेकिन यहाँ से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये नेचुरल तरीके से तो नहीं है। कोई फांसी लगाएगा, क्यों लगाएगा? कोई रीज़न होगा या फिर साजिश वगैरह की गई हो, तो उस प्रकार से एक अननेचुरल तरीके से डेथ हुई है। यहाँ पे इसने खुद ने ना की हो, और अगर खुद ने की है तो उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा तो वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ तो जलकर हुई है, शरीर में किसी प्रकार की चोट के कारण डेथ हुई है, या फिर उसकी शादी हो जाने के 7 साल के अंदर अननेचुरल तरीके से उसकी डेथ होती है। और यह दर्शित किया जाता है मतलब कि यह कोर्ट में बताया जाता है, दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसके पति ने या फिर पति के नातेदारों ने, अब नातेदार कौन? नातेदार मतलब कि उसके माँ बाप हो सकते हैं, हस्बैंड के, उसकी बहन हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, तो पति हो सकता है या पति के नातेदार हो सकते हैं। उनके द्वारा दहेज की कोई मांग की गई थी या उसके संबंध में यानी कि दहेज के संबंध में उसके साथ क्रूरता की गई थी, मारपीट की गई थी, या फिर उसे तंग किया गया था, परेशान किया था तुमने दहेज के लिए, वहाँ ऐसी मृत्यु को हम क्या कहेंगे? दहेज मृत्यु कहेंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, थोड़ा पॉज कर करके कॉमा समझ के पढ़ो, क्लियर समझ आएगा। और ऐसा पति या फिर नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। अब समझते हैं कि प्रिजम्पशन में क्या रोल है, वो हम थोड़ी देर से समझते हैं। पहले इससे ही क्लियर कर देते हैं। दहेज मृत्यु क्या है? जहाँ किसी स्त्री की डेथ होती है, या तो जलकर हुई है, शरीर में किसी प्रकार की चोट से हुई है, या फिर 7 साल के विवाह हो जाने के 7 साल के अंदर अननेचुरल तरीके से डेथ पाई जाती है, और कोर्ट में पार्टी के द्वारा यह बताया जाता है या दर्शित किया जाता है, शो किया जाता है कि उस मृत्यु के पहले यानी कि उसकी मृत्यु हो जाने से पहले उस स्त्री को दहेज के लिए उसके पति ने या फिर पति के नातेदारों ने दहेज की मांग के लिए उसे परेशान किया था, तंग किया था, उसके साथ क्रूरता की थी, मारपीट की थी, परेशान किया था। तो
इस कारण से डेथ हुई है तो उसे हम दहेज मृत्यु कहेंगे। और ऐसा पति और पति के नातेदार उसकी मृत्यु के कारण मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन दहेज मृत्यु के बारे में। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि दहेज मृत्यु के अंतर्गत जो दहेज है उसका मतलब बताइए भाई क्या है। जो हम पढ़ रहे हैं दहेज मृत्यु में, उस दहेज का क्या मतलब है? दहेज का वही मतलब है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बताया गया है धारा 2 में। तो धारा 2 क्या कहती है वो भी समझा देते हैं आपको। दहेज की परिभाषा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो बताता है कि दहेज का सेक्शन 2 है, उसमें दहेज की परिभाषा बताई गई है कि दहेज क्या होगा। दहेज के अंतर्गत ऐसी कोई संपत्ति आती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है या फिर ऐसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति। अब मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है इसको समझने के लिए आप सेक्शन 30 में चले जाइए आईपीसी के, वहाँ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक सेक्शन पढ़ने के लिए कितने सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं ये तो समझ रहे हो आप, ठीक है। तो मूल्यवान प्रतिभूति वहाँ समझ लेना, सेक्शन 30 आईपीसी। और यानी कि दहेज के अंतर्गत क्या आएगा? ऐसी कोई प्रॉपर्टी आएगी या फिर ऐसा कोई मूल्यवान प्रतिभूति आएगी जो विवाह के समय दी गई हो या फिर विवाह के पहले दी गई हो या फिर विवाह के बाद दी गई हो। भाई 3 चीज़ दी गई हैं, या तो विवाह में दे दी, विवाह के समय दे दी, या फिर विवाह के पहले दे दी गई है, और या फिर वो विवाह के बाद दे दी गई, शादी के बाद दे दी गई है। अब समझते हैं, विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई है, क्या दी गई है? ऐसी प्रॉपर्टी या फिर मूल्यवान प्रतिभूति। सेकंड कहता है बी क्लॉज कि विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता के द्वारा, जो शादी हुई है उनके विवाह के पक्षकार में से किसी के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा दी गई है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के किसी भी पार्टी को दी गई है। यानी कि विवाह में जो कोई अन्य व्यक्ति होंगे उनके द्वारा विवाह के ऐसे पक्षकार को दी गई है अन्य व्यक्ति के द्वारा। उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष दी गई हो, ऐसी प्रॉपर्टी डायरेक्ट दी गई है या फिर इनडायरेक्टली दी गई है, या दिए जाने के लिए करार किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है कि हम देंगे, आगे देंगे, बाद में देंगे, कोई एग्रीमेंट किया गया है दहेज से संबंधित प्रॉपर्टी देने के लिए। किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वयं विधि शरीयत लागू होता है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मेहर को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, दहेज के अंतर्गत मेहर नहीं आता है, तो उसको आप हटा दीजिएगा। मूल्यवान प्रतिभूति सेक्शन 30 आईपीसी का ले लीजिएगा आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हमारा हो गया, दहेज की अपना डेफिनेशन देख लिए। अब सेक्शन 2 समझते हैं। जो कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु करता है, यानी कि जब ये साबित हो जाता है कि उस स्त्री की डेथ हुई है वो एक दहेज के कारण से हुई है, दहेज के कारण के पीछे कौन था? उसका हस्बैंड हो सकता है या फिर उसके परिवार के नातेदार हो सकते हैं, और ये साबित हो जाता है तो कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कि यदि साबित हो जाता है कि पति के द्वारा ऐसे परेशान किया गया था दहेज के लिए या फिर पति के नातेदार के द्वारा ऐसा परेशान किया गया था दहेज के लिए, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को, पति को, यदि पति साबित हो जाता है, दोषी पाया जाता है एविडेंसों के आधार पर, या फिर उसके नातेदार साबित पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में 7 साल से कम की कोई सज़ा नहीं मिलेगी, 7 साल से ऊपर की ही होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। क्लियर कहा गया है 7 साल से नीचे की नहीं देंगे हम, और देंगे मैक्सिमम वो 7 साल से आजीवन कारावास, यानी कि जब तक आपका जीवन है आपको कारावास में रहना होगा। तो ये हुआ इसका पनिशमेंट। यदि दहेज मृत्यु साबित हो जाती है तो उस कंडीशन में ऐसे हस्बैंड को या फिर हस्बैंड के नातेदारों को जो सज़ा मिलेगी वो कितनी होगी? वो सज़ा होगी 7 साल से ऊपर की होगी, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक जा सकती है। तो जब भी कोई डेथ या फिर आपके पड़ोस में होती है, किसी भी प्रकार से होती है, तो उसको आपको अगर पता करना है कि उसकी मृत्यु दहेज मृत्यु है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पता करना है कि उसकी डेथ किस प्रकार से हुई है, जलकर हुई है या फिर शारीरिक क्षति, यानी कि शारीरिक, उसके शरीर में किसी प्रकार की चोट वगैरह के कारण उसकी डेथ हुई है, या फिर उसकी डेथ जलने से हुई है, या फिर शादी हो जाने के 7 साल के भीतर उसकी डेथ तो हुई है, लेकिन उस डेथ के पीछे एक अननेचुरल तरीके से हुई है। नेचुरल तरीके से नहीं हुई है जो नॉर्मली हो जाती है, किसी हर लोगों की बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में मर जाते हैं, ये एक नेचुरल तरीका है। कोई बीमारी आई, बीमारी के कारण तुम्हारी डेथ हो जाती है। अननेचुरल क्या है? फांसी लगा ली, उसने अपना गला काट लिया, हाथ की नसें काट ली, छत से कूद गई,
तो इस प्रकार क्या है, ये एक अननेचुरल तरीका है। ये डेथ तो हुई है, लेकिन उससे ये मज़ा नहीं आया देख के भाई कि ये खुद तो ऐसे नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई ज़रूर कोई कारण होगा, एक अननेचुरल डेथ लग रही है इसकी, तो उसी को हम अननेचुरल डेथ कहते हैं। तो उस ऐसी डेथ होती है। और सबसे पहले आपको 3 चीज़ चेक करनी है, जल कर हुई है, शारीरिक क्षति हुई है, या फिर अननेचुरल तरीके से उसकी डेथ हुई है, या और ऐसी स्त्री के, यानी कि ऐसी स्त्री की मृत्यु हो जाने से पहले उस स्त्री को उसके परिवार के द्वारा, यानी कि पति के परिवार के द्वारा या फिर पति के द्वारा मारपीट की गई थी, परेशान किया जाता था कि जाओ दहेज लेके आओ, इस प्रकार से परेशान किया जाता था। और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। किस प्रकार से? जलकर हो रही है, या फिर शारीरिक क्षति, या फिर अननेचुरल तरीके से हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम मान लेंगे कि इसमें क्या है, दहेज मृत्यु हुई है। मान क्यों लेंगे? ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। ज़बरदस्ती इस प्रकार से है क्योंकि सेक्शन 113B जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो क्लियर बताता है इस बारे में कि भाई अगर किसी स्त्री की डेथ होती है और उस डेथ के पीछे प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाएगा। क्या प्रिजम्पशन है भाई, वो भी समझ लेते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।